हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, सौरभ ट्यूटोरियल्स के इस खूबसूरत से चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। आज के इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपके होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आप लोग सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखें, ठीक है। और आज का ये जो क्लास है ना, वो खास करके एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दे दिया बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक का नाम डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन क्लास 11th से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन आता है तो उस पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास 12th का नहीं होता है। उसमें से लगभग 40% क्वेश्चन 11th के होते हैं और 60% के आसपास क्वेश्चन 12th के होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स आज के क्लास में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो क्लास 11 से रिलेटेड है, लेकिन हमारे बोर्ड में हर बार पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज सभी बच्चे पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें। आप लोगों से मेरा फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये दमदार सा सफर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ईस्टर का क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। कहता है कि बताइए ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है खानदान। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बाबू खानदान, ठीक है। क्या बोले? फंक्शनल ग्रुप यानी कि या क्रियाशील समूह का मतलब होता है खानदान। आप लोग सभी को पता है जिस तरह से हम लोग के हिंदू या मुस्लिम धर्म या जितने भी धर्म है ना, सारे धर्म में किसी पार्टिकुलर खानदान को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल होता है, नहीं होता है कि लोग सिंह दिखता है तो समझ आता है राजपूत होगा। ऐसे करके होता है ना बहुत सारा बाबू की, मतलब एक कुछ दिखता है उससे पता कर लेता है कि वो उस खानदान का होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी टोटल 16 खानदान है, यानी फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं। उसमें से सारे खानदान की अपनी अपनी एक पहचान है। तो कह रहा है कि बताइए उसी में से ईस्टर का कौन सा पहचान है। तो आपको मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूं कि जिसके लास्ट में होगा आर वही होगा ईस्टर का पहचान। तो देखिए COOR, इसके लास्ट में आर है ना, तो बाबू यही है ईस्टर का पहचान। ईस्टर का पहचान यानी किसी के भी लास्ट में अगर आप COOR देखते हैं, इट मीन समझ लीजिए कि वो कंपाउंड ईस्टर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन चलिए मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा ना तो उसके बगल में जो भी ऑप्शन होगा उसके भी बारे में हल्का हल्का चर्चा कर दूंगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमारे बोर्ड में भी हूबहू यही क्वेश्चन पूछ देंगे ना। तो सुनिए, ये बाबू पहचान है एल्डिहाइड का। CHO बोलो या COH बोलो, बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये है बाबू रे एमाइड का, याद रखना CONH2 किसका है? एमाइड का। और ये है बाबू रे याद रखना, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड का। तो चलिए हम लोग जान गए बगल का भी ऑप्शन, लेकिन हाँ हमको ईस्टर पूछा था, लास्ट में आर देख के इसको मार दिए, करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है बाबू रे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह मूलक एल्कोहल में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। कहता है कि बताइए इसमें से कौन एल्कोहल में रहता है, एल्कोहल में। तो देखिए कितना आसान बच्चा वाला क्वेश्चन यार, ये तो हो गया क्लास 10th का क्वेश्चन। एल्कोहल हम लोग सब जानते हैं कि एल्कोहल का पहचान होता है OH। क्या होता है बाबूड़े? OH। तो देख लो OH कहाँ पे है? OH, हाँ ये जो है बाबूड़ी यही है OH, यही जो OH देख रहे हैं यही है एल्कोहल का पहचान। ये तो अभी जस्ट बोले ये तो एल्डिहाइड का है, ये कीटोन, हाँ ये गलती से लिखा गया है, हाँ ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा था ना वो ऐसे होगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जिसके दोनों तरफ हो ऑन उसे कहते हैं कीटोन। तो ये कीटोन है और ये बाबू सिंपल, ये कोई नहीं, हाँ ये अमाइन बना सकता है लेकिन ये है भी कुछ नहीं। तो ध्यान ना, हम लोग को एल्कोहल का पूछा था ना, तो एल्कोहल का मार दिए OH, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू रे, इथऑक्सी इथेन कौन है, यानी विच इज इथऑक्सी इथेन। कहता है इसमें से कौन इथऑक्सी इथेन है। तो पकड़ो, देखो क्या बोल रहा है, इथ आप लोग जानते हैं, मेथ मतलब एक, एथ मतलब 2, तो कहता है एथ ऑक्सी, ऑक्सी मतलब O और फिर एथ मतलब O,
कह रहा है कि एथ मतलब 2 होना चाहिए, फिर ओ होना चाहिए, फिर एथ होना चाहिए, यानी 2 2। अच्छा रुको रुको रुको, एथ मतलब 2 होना चाहिए, हाँ 2 है। फिर कहता है ओ, हाँ ओ है। फिर कहता है एथ मतलब फिर 2 होना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ आओ, यहाँ देखो एक है, एक को तो मेथ न बोलते हैं, इसका नाम होगा मेथ ऑक्सीमेथेन। अच्छा हाँ यहाँ देखो 2 है इधर भी बाबूड़े और 2 है इधर भी, तो यही होगा राइट आंसर बाबूड़े, एथ ऑक्सी एथेन। ओके चलिए गुड बाबूड़े। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बाबूड़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबूड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आईयूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम है, नेम ऑफ एसीटोन इन आईयूपीएससी सिस्टम। बहुत ही बाबूड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखो पहले क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं। कह रहे हैं कि बताइए एसीटोन का नाम आईयूपीएससी प्रणाली में क्या होगा। आप लोग सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को नाम रखने का 2 प्रणाली 2 सिस्टम होता है, एक कॉमन सिस्टम और एक आईयूपीएससी सिस्टम। कॉमन सिस्टम में कोई रूल नहीं होता है, बेरूल का कुछ से कुछ बोलना, लेकिन आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम में रूल के तहत नाम रखा जाता है। तो कहता है कि बताइए वही रूल के तहत एसीटोन का क्या नाम होगा। तो देखते हैं बाबूड़े, पहले एसीटोन के बारे में एक बात जान लो। एसीटोन दुनिया का सबसे छोटा कीटोन है, मतलब सबसे छोटे कीटोन को एसीटोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, कीटोन पहले बना लेते हैं। तो आप लोग सभी को अभी जस्ट बताएं, जिसके दोनों तरफ होगा ऑन उसे कहेंगे कीटोन। लेकिन हाँ दोनों तरफ बाबूड़े ऑन कहने का मतलब कार्बन से आप सिर्फ बंद कर सकते हैं और किसी से नहीं। अच्छा कार्बन बाबू 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 और ये 3 3 1 4, फिर 1 और 3 1 4, यही है बाबूड़े दुनिया का सबसे छोटा कीटोन और इसी को कहते हैं एसीटोन। इसी का कह रहा है आईयूपीएससी नेम बताने। तो ध्यान सुनना बाबूड़े, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को कहेंगे प्रोप, ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड चेक करते हैं कार्बन के बीच में, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड वहां ओ के बीच में है एन, तो प्रोपेन। देख लो इसको अगर 1 इसको 2 इसको 3 बोल दे, या इधर 1 2 3 बोलो तो यहाँ 2 ही आएगा। तो 2 नंबर पे बाबू है कीटोन, यानी ऑन कीटोन का पहचान होता है ना ऑन, ONE। तो यही बाबू होगा, याद रखना, यही जो नाम लिखे हैं प्रोपेन टू ऑन, यही बाबू नाम है आईयूपीएससी नेम है किसका, एसीटोन का, ठीक है। आइए बाबू हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या लिखा है, कहता है कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण है। कहता है कि बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं जान लो, इसको कहते हैं बाबू कार्बोनिल ग्रुप, इसको ठीक है। ये बहुत सारा में हो सकता है, देखो कार्बोजाइलिक एसिड में भी है, देखो ये एल्डिहाइड में भी है, देखो बाबू ये लगभग एसिड एनहाइड्राइड में भी होता है बाबूड़े, एसिड एनहाइड्राइड में भी है बाबूड़े। ध्यान दे देते क्या यहाँ और सुनना, मतलब एक बात जान लो बाबूड़े, ये नहीं होगा, हाँ ध्यान दो बाबूड़े कि जिसमें भी तुमको ये दिखता है, ये थोड़ा सा टारगेट कर लो, समझ लो अच्छे से, ये आपको जिसमें भी दिखता है नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट याद रखना बाबू, यही वाला जो है C डबल बॉन्ड O, यही बाबू कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब जिसमें भी ये होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कहता है बताइए जिसमें ये होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड, वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो बाबू देख लो रे, जिसमें भी ये होगा उसमें सिंगल बॉन्ड 3 एक होगा, देखो क्यों, 1 2 3, क्योंकि अगला तो डबल बॉन्ड है ना, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब वो सर जिसमें भी, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 1 3 1 4, तो सर सिंगल बॉन्ड तो सर 3 ही होगा, सिंगल बॉन्ड 3 और प्लस लोन पेयर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, चारों बॉन्डे बनाए थे, एक नहीं बचा यानी 0। इट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकला 3, और जिसका 3 होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं होता है sp2, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, sp2 दिया ऑप्शन, हाँ sp2। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा sp2। चलिए गुड, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन फिनॉल है। यार इससे बचा वाला क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर जब OH आ जाता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। तो थोड़ा सा बेंजीन पहले ढूंढो, कहाँ है बेंजीन बाबूड़े। जहां बेंजीन होगा, देखो ये बेंजीन नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में O नहीं है।
ये बाबू हाँ ये बेंजीन है तो इसमें OH नहीं है, ये बेंजीन ही नहीं है, हाँ ये बेंजीन भी है और इसमें OH भी है, देख लो ये बेंजीन भी है और इसमें OH भी है, तो राइट आंसर यही होगा बाबू, यही है फिनॉल, ठीक है, राइट आंसर डी। ओके गुड, चलिए बाबू ध्यान देना, इधर गौर सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू लिखा है रे, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, अभी जस्ट बताए थे तुमको, CONH2 को कहा जाता है बाबू एमाइडो ग्रुप। क्या कहा जाता है? एमाइडो ग्रुप, इसका राइट आंसर होगा ये एमाइडो, एमाइडो। अच्छा हाँ एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा सुन लो, क्या ध्यान देना रे, अगर CNH2 हुआ, CNH2 तो इसको कहेंगे अमाइन या अमाइनो, अमाइन बोलो या अमाइन। लेकिन अगर यही CONH2 हो गया, यानी बीच में अगर O आ गया तो एक नाम हो जाएगा अमाइडो या अमाइड, ठीक है, अमाइड बोलो या अमाइडो। तो याद रखना बाबू, देखो यहाँ O है तो अमाइडो होगा। प्लीज आप लोग गलती मत करना, आप लोग सभी बच्चे से मेरा बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है, ठीक है। आइए गुड, चलिए बाबू ध्यान देना इधर, आप लोग बस एकदम इंटरेस्टिंग बना के एकदम पढ़ाई को करते रहे बाबू, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन, पूरा मजा आएगा और पूरा क्लास करने के बाद लगेगा कि कुछ जान रहे हैं और लगेगा कि पक्का इस बार हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत तगड़ा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आइए बाबू अब आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है रे, 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 8। हमको लगता है भाई सब क्वेश्चन तुम लोग डायरेक्ट बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बाबू क्या है रे, कहता है निम्नलिखित में कौन मेथ ऑक्सीमीथेन है। अरे यार मेथ मतलब एक कार्बन, मेथ मतलब एक कार्बन बीच में O, देख लो एक कार्बन बीच में O। यहाँ देखो, यहाँ बाबू एक कार्बन बीच में O, हाँ तो एक कार्बन कुछ नहीं तो एक है ना बीच में O, यानी राइट आंसर यही होगा। ये क्यों नहीं होगा गौर सुनो, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो बीच में O नहीं, O के साथ C भी है तो ये नहीं होगा। ये भी देखो 2 कार्बन है तो ये नहीं होगा, ये भी 2 है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेथ ऑक्सीमीथेन मतलब मेथ यानी दोनों तरफ एक ही होना चाहिए था और वो बीच में O, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके अगला देखिए बाबू कह रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, अभी जस्ट बताएं, जिसके दोनों तरफ हो ऑन उसे कहते हैं कीटोन। ये तो बाबू एल्डिहाइड है, ये तो कार्बोजाइलिक एसिड और ये तो अल्कोहल है, ये होगा राइट आंसर। हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसा लाइन होगा, ठीक है, जिसके दोनों तरफ हो ऑन उसे कहते हैं कीटोन। कभी कभी बुक में ऐसे नहीं दिखा, कभी कभी देखेगा ऐसे रहेगा, ऐसे, तो डर मत जाना, उसी को मतलब देखो ना ये 2 बॉन्ड को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। आइए गुड, चलिए आप लोग ऐसे भी हमारे स्टूडेंट सब सौरभ ट्यूटोरियल्स का शेर सब ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए टैलेंटेड है तुम लोग ना रे, ऐसे भी सब क्वेश्चन को तुम्हारे लिए कुछ होगा ही नहीं। चलिए ध्यान देना बाबू, और आप लोग ऐसे भी सभी बच्चे बहुत मन से पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको सब आएगा ही आएगा। आइए हाँ बाबू ध्यान देना रे, उस बात देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है, अच्छा इसका 9 का समझ गया ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है विच एसिड फाउंड इन विनेगर, कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप सभी को बताएं कि बार बार बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन पे टारगेट करके रखना, कभी पूछ देता है चींटी के डंक में कौन पाया जाता है, कभी पूछ देता है सिरका यानी विनेगर में क्या पाया जाता है, स्टिंग ऑफ एंट बोलता है या कभी विनेगर। तो स्टिंग ऑफ एंट यानी कि चींटी का डंक अगर बोलेगा तो फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है बाबू HC डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मिक एसिड, याद रखना, ठीक है, ये है फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर आपको पूछ रहा है बाबू यहाँ तो चींटी का डंक तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है सिरका विनेगर, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, मतलब एक कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में, 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड पाया जाता है विनेगर सिरका में। सिरका क्या आप जानते ही हैं, एक लिक्विड होता है जिसको कि उपयोग चाउमीन उमीन बनाने में किया जाता है, खट्टापन के लिए ना, चाउमीन सटे ने एक दूसरे के, उसके लिए पर्पस, बहुत सारा पर्पस होता है बाबू। हाँ तो यानी विनेगर पूछ रहा है सिरका, तो सिरका में होता है 2 कार्बन वाला एसिड कार्बोजाइलिक एसिड, तो 2 कार्बन वाला देखो 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड, राइट आंसर ये होगा बाबू, ध्यान देना, ठीक है, 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड, ये तो बाबू चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। आइए गुड, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 है एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन बोल रहा है, आइन आइन, आप सभी को बोले होता है एन इन आइन, एन बोले तो +2, इन बोले तो कुछ नहीं, आइन बोले तो -2, आइन बोले तो -2, तो बाबू यहाँ आइन बोल रहा है ना -2 होगा, यानी CnH2n -2। ओके आप लोग सभी को बताए थे भी, ऐसे भी क्लास में याद करवाए होंगे कि एल्काइन हम लोग उस का हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, उस कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक को कहते हैं, कंपाउंड को कहते हैं
जिसका भिखमंगा यानी H 2 गुना से 2 कम होता है। तो 2 गुना है, देखो 2n मतलब 2 गुना से 2 कम होता है, भिखमंगा यानी H। तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को कुछ कुछ क्लास वाली बात भी याद आ रही होगी बाबूड़े, और जो बच्चे क्लास मेरे से नहीं किए हैं वो सब कुछ सीखिए अच्छे से। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा बाबूड़े, ध्यान दो। अगला वो ध्यान देना रे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर बाबू 12 आ गया रे, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन इज। कहता है बताइए एनिलीन में कितना सारा पाई बॉन्ड होता है। पहले एनिलीन के बारे में आप जानते हो ना, एनिलीन किसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है ना, तो इसी को बाबू कहा जाता है एनिलीन। याद रखना, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो इसी को कहते हैं बाबू रे एनिलीन, एनिलीन। ओके, ध्यान देना। तो कहता है इसमें कितना सारा पाई बॉन्ड होगा। पाई का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब सिंगल को छोड़ के बॉन्ड। ठीक है, तो सुनिए, आप सभी को पता होगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते तो आप लोग को बाबू थोड़ा सा बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर हम बताए थे, सिंगल, याद करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आप बेंजीन के ऊपर जब NH2 आ जाए तो इसी को एनिलीन कहते हैं। तो ये बाबू रे बेंजीन, ध्यान देना, ये एनिलीन है। इस सिंगल डबल को कभी कभी गोल से दिखाया जाता है। तो ध्यान देना बाबू, इसमें कह रहा है कितना सारा पाई बॉन्ड है, तो गिन लो। जो हो तो गया 1 2 3, मतलब राइट आंसर होगा 3। ओके, खत्म बाबू, ध्यान देना। उसके बाद बाबू गौर सुनना, यहां तक हो जाने के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है। कहता है बेंजीन का अनुसूत्र है। ठीक है, यानी कह रहा है कि बताइए कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। कहता है बताइए इनमें से जो ये 4 जो ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा बेंजीन का फॉर्मूला है। तो गौर सुनना बाबू, ये बेंजीन का फॉर्मूला बाबू ये है C6H6। आपको तो मैं याद ही करवा दिया हूं क्लास में ही, C6H6 को ही बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। गुड, ध्यान देना। 13 हो गया बाबू। अब देखो 14 नंबर क्या लिखा है, गौर सुनना। 14 नंबर है बाबू कि CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या। अच्छा, सिग्मा बंधन कहते हैं बाबू सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बंधन। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बाबू पहले तुम लोग को CH4 का पहले फिगर बनाओ आराम से। हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 जरूरी है 4 का, तो 4 बॉन्ड बनाता है और चारों तरफ बोल रहा है H देने के लिए, तब ना होगा CH4। यही बाबू CH4 रे करा, इसमें सिग्मा बॉन्ड बताने, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बताने। 1 2 3 4, राइट आंसर होगा 4, राइट आंसर होगा बाबू 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बाबू आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा है रे, CH3COOH का IUPAC नाम। अरे यार, ये तो बहुत बच्चा वाला अभी जस्ट बोले थे, ध्यान देना। अच्छा, IUPAC नाम बोल रहा है ना, देखो कैसे होगा। तो नहीं रे बाबू, यहाँ 2 कार्बन है रे, तो 2 कार्बन कहते हैं एथ, ये कार्बोजाइलिक एसिड है। ध्यान दो, ये कार्बोजाइलिक एसिड है बाबू रे। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड अगर है बाबू रे, ध्यान देना। हाँ, ये 2 कार्बन है इसमें और ये कार्बोजाइलिक एसिड है, तो इसका बाबू रे नाम होगा, 2 कार्बन को कहते हैं एथ और कार्बोजाइलिक एसिड को कहते हैं ओइक एसिड, तो नाम होगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ये बाबू हो गया राइट आंसर, एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन 2 था, तो 2 मतलब एथ होता है। ठीक है, खत्म बाबू। ध्यान देना, 15 के बाद अब आगे देखो रे 16, ध्यान देना इधर, गौर सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या लिखा है बाबू रे, कहता है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या होती है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल्स। ये बाबू रे ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप में हल्का सा बाबू रे क्या बोला जाए, बिल्कुल लॉजिक से हट के बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। बहुत को लगता है कि ये आसान सा क्वेश्चन, नहीं, ये क्लास 11th के केमिकल बॉन्ड एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसका बाबू ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिए नहीं कि कार्बन है तो मत समझना कि ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री है। लेकिन चलो तुम्हें तब भी हल्का चर्चा कर देता हूं। ये जो आप C2 देख रहे हैं ना बाबू रे, इस C2 ये जो क्वेश्चन है नहीं, ये केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन है क्लास 11th का। और केमिकल बॉन्ड में एक थ्योरी है, हम पढ़ाए होंगे आप लोगों को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाबू रे, उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये बात आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान सुनिए,
अगर बाबू हम लोग को जनरली अगर लोग बोले इसको बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन अभी जस्ट बताए थे बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 2 और 2 4, क्या करेंगे देखो 4 2 6 और 4 2 6, यहाँ बाबू ऐसे बॉन्ड बना देंगे। हम लोग बोलेंगे कि एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बोल देंगे डायरेक्ट बाबू रे, क्योंकि पहला सिंगल को कहते हैं सिग्मा, बात को पाई। बहुत बच्चा क्या करता है, मारियो देता है एक सिंगल एक पाई ये वाला, लेकिन बाबू इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 पाई। ठीक है, ध्यान देना बाबू ओनली 2 पाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही बाबू इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और वो कहता है कि देखिए आपने जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस टाइप का, आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, मतलब कार्बन का 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरा, जबकि 8 होना चाहिए। ये स्टेबल नहीं है, इसलिए सी कभी भी अपने बॉन्ड को ऐसे नहीं बना के, बल्कि एक ही बार में बाबू दोनों पाही बना लेता है, मतलब सिंगल सिंगमा नहीं बनाता है, पर एक के बार में बाबू दोनों पाही बनाता है, पाही बनाता है, जो कि थोड़ा सा इससे स्टेबल होता है। इसलिए लोग इसको बोलता है बाबू ने कि C2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में बाबू दोनों का दोनों पाई ही होता है। लेकिन मैं आप लोगों को, अगर बाबू ध्यान देना, इसको थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको समझाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं एक छोटा सा 5-10 मिनट निकाल के मैं इसके ऊपर पर्सनली बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, अभी तत्काल याद रखना बाबू ओनली 2 पाई। ओके गुड, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 ना 17, क्वेश्चन नंबर बाबू 17 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू रे, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है, इन विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मैक्सिमम। कहता है कि बताइए इस 4 ऑप्शन में किसमें कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू रे, ग्रेफाइट में 90 से 95%, 90 से 95% ग्राम खाली कार्बन होता है, किसमें, ग्रेफाइट में रे। और वही ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल के बीच में होता है, उसमें बाबू 90 से 95% अकेला कार्बन होता है। कौन होता है बाबू, कार्बन। हाँ, लेकिन बाबू कभी कभी अगर ऑप्शन में यहाँ पे मान लो 4 गो, आप लोग जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, कोल, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट होता है ना बाबूड़े, और बाबूड़े होता है ब्यूटिमिनस। हाँ, तो याद ना, अगर कोयला का 4 देता है तो एंथ्रासाइट चुनते, क्योंकि एंथ्रासाइट में 95% होता है बाबूड़े। कोयला का 4 ऑप्शन होता है तो एंथ्रासाइट, लेकिन कोयला यहाँ नहीं बाबूड़े, कुछ और था, तो इसमें ग्रेफाइट होगा। ओके चलिए गुड। आइए अगला देना बाबूड़े, लिखा है हीरे में कार्बन का संकरण है। कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। कहता है बताइए डायमंड में जो कार्बन है उसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले एक बात जान लो, मैं बहुत अच्छा बात बता देता हूं, आप लोग को ध्यान दो। यानी हीरा यानी कि डायमंड, और बाबू इधर हम लिख देते हैं ग्रेफाइट। गौर से सुनना, ग्रेफाइट, ठीक है। दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछते हैं हीरा और ग्रेफाइट को टारगेट करके। अच्छा ग्रेफाइट आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, रुकिए हाँ 1 मिनट बाबू, रुकिए। हाँ इधर हम लिख देते हैं, इधर बाबू हीरा, इधर बाबू लिख देते हैं हम लोग ग्रेफाइट। ठीक है, अब शायद जरूर आप लोग को दिख रहा होगा हीरा और ग्रेफाइट। हाँ गुड है, ध्यान देना, हीरा ग्रेफाइट। अब आप थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस सुनो। आप लोग सभी को पता होगा हीरा भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, बस दोनों में अंतर क्या है कि कार्बन बाबू 4 बॉन्ड बनाता है रे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हीरा में ना, हीरा में कार्बन चारों बॉन्ड कार्बन से ही बनाए रहता है। और ग्रेफाइट में कार्बन बाबू, ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है ना वो 3 को कार्बन से जुड़ा होता है, एक तरफ खाली रहता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। तो ध्यान दो बाबूड़े, आप समझो। तो कह रहा है बाबूड़े, कह रहा है किसका, हीरा, यानी हीरा का पूछ रहा था ना, यानी डायमंड का पूछ रहा था। तो कह रहा है इसका संकरण देख लो, संकरण किससे, सिंगल बॉन्ड से पता चलता है। 1 2 3 4, 4 गो सिंगल बॉन्ड है, तो 4 गो सिंगल बॉन्ड है, इट मींस बाबूड़े होगा हाइब्रिडेशन 4, यानी संकरण निकलेगा 4, 4 मतलब sp3, क्योंकि 3 और 1 s, 3 1 4, sp3 होगा, sp3, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अगर ग्रेफाइट का बाबू पूछता तब रे, तो उसमें सिंगल बॉन्ड 1 2 3 है, क्योंकि एगो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचल है, 1 2 3, तब होता क्या बाबू, sp2, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 है ना, तो होता 2 1 3। ठीक है, आज बाबू ध्यान देना, ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, ये भी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, क्यों। तो सिंपल देख लो यहाँ आंसर बाबू रे, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा है रे, अगर तुमने यहाँ बाबू करंट देगा, तुम अगर यहाँ पे करंट देगा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बचल, यहाँ पे भी माइनस लगेगा रिपल्सन, और ये चलने लगेगा। इट मींस बाबू, इसीलिए बाबू ये विद्युत धारा का सुचालक होता है। कभी कोई पूछे ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक क्यों होता है, तो बोल देगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाती है, यानी उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, मतलब बंधन बनाने के अलावा भी इलेक्ट्रॉन बचा होता है। गुड, आइए बाबूड़े, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बाबूड़े। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट इच। ध्यान रखना बूढ़े, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है बताइए कार्बनिक यौगिक में कौन होना चाहिए। आप लोगों को कितना बात बोले, नामे में छिपल है। कार्बनिक यौगिक मतलब वैसा यौगिक जो कार्बन से बना होगा। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होना नहीं चाहिए। अरे कार्बनिक यौगिक मतलब वैसा यौगिक जो कार्बन से बना है, मतलब कार्बन 100% होना चाहिए। हाँ हो गया बाबू। कहता है श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। यार ये सब तो बेसिक क्लास का क्वेश्चन है। श्रृंखलन गुण मतलब खुद से खुद को जोड़ने का गुण। सबको पता है बाबू, खुद से खुद के जोड़ने का गुण में कार्बन से कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि कार्बन के पास अनंत जोड़ने का क्षमता होता है। यानी कार्बन के में तुम कितना भी कार्बन को जोड़ दो टूटने वाला न है। मतलब कार्बन का श्रृंखलन गुण बाबू सबसे ज्यादा होता है। ध्यान देना। मैं लेकिन थोड़ा सा इसके भी ऊपर बोलना चाहूंगा, क्यों ऐसा क्यों होता है बाबू, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, गौर सुनना। देखिए होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4 इसको जरूरी है 4 का। तो क्या होता है बाबू, 4 का जरूरी है, चारों तरफ बॉन्ड बना लेता है। ध्यान दो, और चारों तरफ बॉन्ड बनाता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, तो सब चारों बनाते जाता है। देखो इसके पास जोड़ने का क्षमता तो होगा ही बहुत ज्यादा, देखो क्योंकि चारों तरफ बॉन्ड बनाना है बाबू। ध्यान देना एक। और दूसरा रीजन सुनो, आप कहेंगे सर ऐसा बात करते हैं सर, तो सिलिकॉन का भी तो एटॉमिक नंबर सर, सिलिकॉन का कितना है बाबू एटॉमिक नंबर, देखो सिलिकॉन का बाबू 14। तो देखो बाबू 2,8,4 सर, इसमें भी तो 4 है, तो इसको भी सर बहुत सारा जोड़ना चाहिए। ई क्यों नहीं जोड़ता है बहुत ज्यादा, पहले समझो रीजन। क्योंकि बाबू आप लोग सभी को पता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, यानी कि बाबू कौन, यानी इसका साइज सबसे छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, इसका साइज और बड़ा। तो ध्यान दो, अब बाबू इसका साइज, कार्बन का साइज जो छोटा होता है ना, तो क्या होता है कि साइज अगर छोटा होता है तो इसके बीच में प्लस और न्यूक्लियस नजदीक होता है, तो थोड़ा सा बॉन्ड को अच्छे से पकड़ के रखता है। जबकि इसका साइज बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा से पकड़ के रख नहीं सकता, इसलिए ये ज्यादा जुड़ते जुड़ते टूट सकता है, ये टूट जाता है, ये भी सब टूट जाता है। लेकिन इसका साइज छोटा एकदम पकड़ रखता है बॉन्ड को, तो बहुत ज्यादा जोड़ सकता है। इट मीन सब ज्यादा श्रृंखलन गुण किसका होगा बाबू, कार्बन का। ओके आइए क्वेश्चन बाबू हम लोग 21 पे पहुंचे, ध्यान देना। अब बाबू बहुत बस कुछ देर, अब तो हम लोग का आराम से बाबू कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग देखिएगा ध्यान से इधर। हाँ देखो बाबू क्या लिखा है रे, कहता है कि कार्बन एकल बंध की लंबाई है। मतलब समझो, कहता है कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना, इसका कितना लंबाई होता है, मतलब ये कितना लंबा होता है ये बॉन्ड। याद रखना बोर्ड 154 एंगस्ट्रम मतलब 10 पे पावर, यानी कि 1.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि इसी को एंगस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है चलिए गुड, ये सब तो आप बोले रहे, ये सब तो याद करने वाला चीज है, कितना याद रखिए ये सब होता है। आइए कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ओ यार ये सब क्या पूछ रहा है, वैलेंसी समझो रे, यहाँ पर सुनना। वैलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड वो बनाएगा, तभी जस्ट बोले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4 जरूरी है 4 का, तो बॉन्डो 4 न बनाएगा, तो हो गया इसका मतलब इसका संयोजकता कितना होगा बाबूड़े 4। ओके गुड, ध्यान देना बाबूड़े। उसके बाद देखो बाबू क्या लिखा है रे, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 बाबूड़े, क्वेश्चन नंबर 23 है बाबूड़े कि क्वेश्चन नंबर 23 है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, मतलब समझो इसका मतलब कह रहा है कि बताइए क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। कहता है बताइए कार्बनिक यौगिक की शुद्धता को जांचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि बाबूड़े विशेष गुरुत्व, या कोई नहीं। तो याद रखना बाबूड़े या मेल्टिंग पॉइंट, इसका राइट आंसर होगा बाबूड़े मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। याद रखना क्यों, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जितने भी कार्बनिक यौगिक है, इसका मतलब जो भी कार्बन से बना हुआ यौगिक है, उन सब का गलनांक निश्चित होता है, सब का अपना अपना होता है। तो गलनांक अगर निश्चित होता है ना, तो क्या होता है बताओगे, गलनांक अगर निश्चित मानो कि इसका अगर बाबू 20 है, इसका गलनांक मानो 20 है, तो पता चल जाता है कि अगर ये 20 दिए और ये गल गया, इसका मतलब वो ये कार्बनिक यौगिक ही है। तो किसी की शुद्धता को जांचने के लिए सबसे बेस्ट क्या है बाबू मेल्टिंग पॉइंट, जबकि बाबू बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो कार्बनिक यौगिक जो है इस दुनिया में, उस कार्बनिक यौगिक का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कितना गलता है पता है तुमको, 0.521 डिग्री सेल्सियस। यार बाप समझो कितना कम, मतलब 5 से लेके 5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस ही बाबू उसको गलने के लिए काफी उगल जाता है। तो कम भी है
सबका अलग अलग भी है, तो आराम से अगर इसका 20 है, 20 दिए, गल गया, समझ गया अच्छा ये कार्बनिक यौगिक ही है, तो बेस्ट ऑप्शन है गलनांक। ओके, चलिए गुड, वेरी ध्यान दो रे। आइए ध्यान देना, अगला बाबू क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना रे, कि सीएनजी में मुख्य रूप से होता है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए इसका मेन बाबू कंपोनेंट मीथेन है, याद रखना। कौन है बाबू रे? मीथेन। मतलब सीएनजी जो देख रहे हैं सीएनजी, उस सीएनजी में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपाउंड है तो वो मीथेन है। ओके, ये याद रखना मीथेन। एलपीजी नहीं पूछ रहा है, एलपीजी नहीं, एलपीजी पूछता तब तो ब्यूटेन न रे, लेकिन यहाँ बाबू पूछ रहा है सीएनजी पूछ रहा है। एलपीजी मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो सिलेंडर जिसका खाना वाना बनाते हैं वो एलपीजी है, और सीएनजी वीएनजी बाबू गाड़ी उड़ी में भरा जाता है। अक्सर मतलब ये थोड़ा सा पॉल्यूशन कम फैलाता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ऐसे स्टेट, बहुत ऐसे कंट्री जिसमें पॉल्यूशन पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है, उस पर सीएनजी से ही बाबूड़े बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स को चलाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बाबूड़े? क्वेश्चन नंबर 25 है, इथेन में कार्बन का संकरण है। पता है यहाँ इथेन मत करो, इथेन तो अच्छा मैं इथेन इथिन दोनों इथाइन दोनों का बता देता हूँ। तो इथेन इथिन इथाइन तीनों का सुन लो। इथेन बोले, इथिन बोले और इथाइन बोले, यही तीन चीज पूछ सकता है। ध्यान देना बाबूड़े, और तीन से तुम अगला भी समझ सकता है, ध्यान देना। तो इथ मतलब होता है दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सुनो बहुत ध्यान देना बाबू, एक मिनट गौर सुनना। तो क्या देख रहा है देखो, अगर बाबू इसका पूछता हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सिंगल बॉन्ड से पता चलता है, देख रहा है क्योंकि सिंगल ए बॉन्ड है, तो यानी इसका डायरेक्ट है तब तो खाली सिर्फ एस, और ये सब तो होता नहीं है। इसका पूछता बाबू ध्यान, सॉरी एस नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, ध्यान दो, एस कैसे होगा बाबू? यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 उधर और भी करेगा ना। हाँ अच्छा, तो इथेन में कार्बन का, तो जब इथेन में कार्बन पूछे दोनों का नहीं पूछता है, किसी एक का पूछता है। तो इसका पूछता कितना होता है देखो, 1 2 3 4, 4 मतलब sp3। अगर इथेन पूछता था sp3, इथिन पूछता तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, किसी एक के कोनो कार्बन का निकालो सेवे निकलेगा। जिस इसका निकालेंगे तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका sp2 होगा। अगर अब इसका पूछता है 3 1 4 3 1 4, तो देखो सिंगल बॉन्ड से ही हम लोग बाबू, तो एक यहाँ एक यहाँ, और इसे तो दोनों पाए हैं ना रे। सिंगल बॉन्ड कितना, एक इधर है एक इधर है, इस कार्बन का, इसका देखेंगे तो एक इधर है एक इधर है, नहीं सिंगल बॉन्ड 2 ही है क्योंकि एक कार्बन का देखना होता है, तो 2 ही है मतलब sp। मतलब वो इथाइन पूछेगा तो sp, इथिन पूछेगा तो sp2, इथेन पूछेगा तो sp3। ठीक है, इन सभी को आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इन सभी को एकदम बारीकी से एकदम पढ़ के रखना। ठीक है, सब तुमको नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा बाबू। आइए गुड, चलिए हम लोग बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बाबू 26 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। कह रहा है एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। बहुत अच्छा बाबू क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। ये सब तो 11th के मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखा तुम लोग क्या देखा बाबू, हम लोग मतलब 11th के बहुत सारे क्वेश्चन को बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लाएंगे, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जितना भी 11th का जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है वो भी एक बार में करवा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब हर ब्रांच का 2 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, एक बेसिक एक वो। इससे बेसिक मतलब 11th, एक जो डायरेक्ट होगा वो होगा 12th का, तो 11th का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी बन जाएगा, 12th का भी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बस अपना मेहनत में कमी मत करें, ध्यान दीजिएगा। अगला वो देखो तो क्या लिखा है रे, क्वेश्चन कह रहा है एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। किसी गैस का, दुनिया का कोई गैस को अगर तुम एसटीपी पे लेगा तो उसका बाबू आयतन 22.4 लीटर होता है। मतलब दुनिया का कोई गैस ले लो और वो 1 मोल ले लो, कितना 1 मोल समझता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना तुम ले लो दुनिया का कोई गैस, लेकिन हाँ किस पर लोगे, एसटीपी पर। क्या होता है बताते हैं, 100% दुनिया का सब गैस का इतने निकलेगा वॉल्यूम 22.4। अब सर ऐसा कीजिए सर, हम लोग तो बाबू इतना आसान से निकलते नहीं है, तो सर ऐसा कीजिए सर, थोड़ा सा एसटीपी के ऊपर भी कुछ बता दीजिए। तो सुनिए बाबू, एसटीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म सुनो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। ठीक है, और याद रखना बाबू 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोलो ना, और बाबू 1 एटीएम प्रेशर। याद रखना इस गर्मी को और इस प्रेशर को जो बोल रहे हैं, गौर सुनना,
इस गर्मी को और इस प्रेशर को स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक, ठीक है। और इसी गर्मी और प्रेशर को लेकर के अगर तुम दुनिया में कोई भी गैस का अगर तुम 1 मोल लेगा ना, तो अब याद रखो एग्जैक्ट 22.4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 22.4। अब तुमको दिखा भी देते निकाल के भी, अगर तुम लोग कहेगा कि भैया निकाल दिए तो मैं निकाल भी देता हूँ। यहाँ गौर सुनना, आओ देखो, आप लोग सब जानते हैं कि गैस उसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू nRT। आज हमको भी वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है ना, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? nRT बटे P ना। अच्छा n मतलब मोल, मोल तो 1 है। R का वैल्यू 0.0821, ठीक है। T इसका वैल्यू फिक्स होता है ना, R का। T का वैल्यू टेम्परेचर, केल्विन में लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। और प्रेशर यानी कि 1 atm, ठीक है। अब ध्यान दो, तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना एग्जैक्ट 22.4 आएगा। तुम लोग घर में निकाल के देख लेना, ठीक है। आइए 22.4, गुड। अगला देखते हैं बाबू, ध्यान देना। अगला देखो क्या है बाबू, अगला है यहाँ पे 27 नंबर। हाँ, एवागाद्रो संख्या। अरे यार वही अरे 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको तुम 1 मोल कहता है, उसी को चूंकि एवागाद्रो दिया था इसलिए इसको एवागाद्रो नंबर भी कहा जाता है। गौर सुनना, कहता है एवागाद्रो संख्या कौन सा है, तो 6.022/23। हाँ यही है क्या, बाकी सब तो गलत 24 है, कोई -23 है। अगला देखो बाबू, कहता है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। यार ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन, अभी जस्ट बताएं। इथ मतलब 2 कार्बन और आइन है। अरे आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो एक सिंगल है, बाकी सब तो पाई होता है, 2 पाई है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला देखना बाबू, अगला क्या है बाबू, उसके बाद बाबू मीथेन की संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज, गौर सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज यानी मीथेन की संरचना पहले बना लो। हम लोग जानते हैं मीथेन का संरचना क्या होता है बाबू, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। अरे मेथ मतलब क्या होता है? 1 कार्बन। और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ही है, यही है बाबू मीथेन। तो कहता है इसका संरचना क्या है बाबू, तो हम लोग जानते हैं एक बात, हम लोग जानते हैं कि हम लोग मीथेन ऐसा बना देते हैं, लेकिन मीथेन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। मीथेन कैसा होता है आप सभी को पता है। मीथेन वास्तविक में ऐसा होता है, सी 2 बॉन्ड ऐसे होता है बाबू, आप लोग सभी को पता होगा। 1 बॉन्ड बाबू बोर्ड से बाबू बाहर होता है, ये भी आपको पता होगा, जिसको कि मोटा लाइन से दिखाया जाता है बाबू। 1 बॉन्ड बाबू बोर्ड के अंदर होता है। 1 बॉन्ड कहाँ होता है बाबू? बोर्ड के अंदर होता है। 1 बॉन्ड बोर्ड के अंदर होता है, जिसको ऐसे दिखाया जाता है। और याद कीजिए हम इसको बोले थे नाम टेट्राहेड्रल। हेड्रल मतलब होता है फेस, और टेट्रा मतलब 4 को। देखो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। अरे फेस मतलब चेहरा, देखो ना, 1 चेहरा, 2 3 4 को चेहरा, टेट्राहेड्रल। इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा इसका राइट आंसर। टेट्राहेड्रल कहाँ लिखा है? हाँ ये होगा, ठीक है। अगला देखो, कहता है कार्बिल एमाइन का सूत्र होता है। कार्बिल एमाइन किसको कहते हैं सुन लो, अभी जस्ट बोले। अगर बाबू याद रखना NH2 अगर बाबू अगर कार्बन से जुड़ेगा तो एक नाम होगा, ध्यान देना, एक नाम होगा बाबू 1 मिनट गौर सुनना। अगर बाबू इससे कार्बन से जुड़ा इसका नाम होगा एमाइन। क्या नाम होगा? एमाइन। ध्यान देना, एमाइन होगा। और बाबू अगर बाबू CO जुड़ेगा इसका नाम होगा एमाइड, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू? कार्बिल एमाइन का सूत्र होगा। कार्बोनिल एमाइन बोलता है तो CO देखते, और कार्बिल एमाइन बोल रहा है तो सिर्फ C होना चाहिए। कार्बिल एमाइन में सिर्फ C होना चाहिए, और कार्बोनिल एमाइन में CONH2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है बाबू? कार्बिल पूछ रहा है कि कार्बोनिल पूछ रहा है? तो कार्बिल पूछ रहा है, तो कार्बिल में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, सिर्फ कार्बन होना चाहिए, सिर्फ कार्बन। हाँ यानी कि बाबू यही होगा, याद रखना, यही होगा 100% यही होगा बाबू, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ O नहीं है बाबू, O नहीं है और N है, ठीक है। और ये सब तो होगा नहीं, ये तो OH है एल्कोहल, ये तो कार्बोजाइलिक एसिड है। एमाइन में N होना ही चाहिए और कार्बन के साथ होना चाहिए, होगा राइट आंसर। ओके गुड। बाबू कह रहा है फ्रियोन का सूत्र। एक बार याद रखना बाबू, जिसको तुम लोग फ्रियोन बोलता है ना, फ्रियोन, जिसको आप लोग फ्रियोन बोलते हैं, उसी को डाइफ्लोरो, ध्यान दो रे, डाइफ्लोरो मीथेन भी कहा जाता है। यानी 1 कार्बन के साथ 2 गो क्लोरीन 2 गो फ्लोरीन, याद रखना, 2 गो क्लोरीन 2 गो फ्लोरीन 1 कार्बन के साथ, उसी कहते हैं फ्रियोन। ओके आइए गुड। आप लोग ऐसे मैं ये सब चीज़ों को आप लोग को जो मैं एक सीट दिया था इसे याद कर ही लेना, उसमें ये सब चीज़ है ही आप लोग के लिए, ठीक है। गुड 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 गुड। आइए बाबू अब आगे भी देख लेते जल्दी जल्दी फास्ट, ध्यान देना, वेट। बस 2 मिनट रुक जाओ बाबू, खत्म ही हो जाएगा। यहाँ गौर सुनना। उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 देखना जल्दी फास्ट। 32 दिया है बाबू
कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यार कार्बन परमाणु रे, कार्बन के कहता बाहरी कक्षा में तो 6, 2,4, तो बोलो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यही तो बोल रहा था बाबू, 4 होगा। ठीक है, कहता है इनमें से कौन शुद्ध हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन। अरे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। कहता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या होता है बोलो? जिसमें कुछ मिला होना नहीं चाहिए। अरे शुद्ध किसको कहेगा? जिसमें सिर्फ घी हो। तो शुद्ध हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होगा। तो दिमाग लगाओ, सिर्फ हाइड्रोकार्बन किसमें है तो इसमें O है, नहीं है शुद्ध। इसमें Cl आ गया, इसमें N आ गया, लेकिन हाली देखो C और H, खाली हाइड्रो और कार्बन है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये होगा राइट आंसर। ओके, अगला 34 है बाबू। इनमें से कौन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ, हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ। जैसे ध्यान दो रे, आप लोग जानते हैं पनीर, दही, मक्खन, ये सब किसका बना? दूध का बना होता है ना, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, डेरिवेटिव ऑफ दूध। उसी तरह से कहता है कि बताइए इनमें से कौन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है? देखो इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, इट मींस ये तो हाइड्रो ही कार्बन है, ये डेरिवेटिव नहीं है। हाँ ये तो इसमें O है ना, मतलब इसमें कुछ जोड़े हैं, लेकिन किसमें? हाइड्रोकार्बन में ना, ये है बाबू डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन तो है ही, लेकिन उसमें कुछ मतलब बना हाइड्रोकार्बन से है, हाइड्रोकार्बन से बना है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें भी ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो इसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ख और ग दोनों है बाबूड़े, यानी राइट आंसर ये होगा। ठीक है, गुड। आई बाबूड़े अगला देखते हैं 35 देखो नंबर क्या बोलता है बाबूड़े। इनमें से कौन संघनित सूत्र है? विच वन इज कंडेंस्ड फॉर्मूला? ध्यान दो, संघनित सूत्र किसको कहते हैं? गौर सुनना, संघनित, ध्यान देना है बाबू। इधर रुको, मैं आप लोग को बता ही देता हूं, गौर से समझना, याद देना रे। जैसे मान लो बाबू रे कि यहाँ लिखा है, ध्यान देना, यहाँ लिखा है बाबू रे C, यहाँ गौर सुनना, CHH, फिर लिखा है CHH, गौर सुनना ये। ठीक है, यहाँ गौर सुनो, ये मानो ऐसा लिखा है, तो इसको कहते हैं संरचना सूत्र, क्योंकि ये संरचना स्ट्रक्चर बना है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि संरचना सूत्र। इसी क्या करो बाबू, मारो टक 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 टक, तो बोलो क्या होगा? जैसे मारेंगे बाबू, देखो सबको सटा दो ना, सबको पकड़ो मुट्ठी में बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर मुट्ठी में बंद कर दो CH3, ऐसा हो जाएगा ना बाबू, ऐसा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बाबू इसको क्या क्या बोले? इसको क्या क्या तुमने दबा दिया ना, संघनित, कंडेंस्ड कर दिया ना, तो यही है कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो देखो कौन सा होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला बाबूड़े? कंडेंस्ड फॉर्मूला कौन सा? हाँ ये है ना, है जहाँ ये देखो CH3 CH3, ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला। अच्छा हाँ, इसको बाबूड़े देखो, अगर इसको पकड़ तुम अगर और दाब दिया, और इसको पकड़ और दाब दिया, तो क्या बन जाएगा बोलो? C2 और 3 3 6, ये हो जाएगा बाबू अणुसूत्र, यानी कि बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बाबू अगर तुमने काट दिया, दुकान 2 2 3 6 CH3 कर दिया, तो हो गया सरल सूत्र, यानी सिंपल या इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? सिंपल या इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ संघनित सूत्र पूछा था ना, तो संघनित सूत्र में ऐसा होना चाहिए फेस, ये है। ठीक है, राइट सर, ये होगा। गुड, आगे देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना बाबू क्या लिखा है रे, बस हो गया खत्म है बाबू, लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी कार्बन? यहाँ वाई होगा। ठीक है, टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। आप लोग सभी को पता है कि कार्बन के अगर 3 तरफ कार्बन हो तो उसको टर्शरी, एक तरफ हो तो प्राइमरी, 2 तरफ हो तो सेकेंडरी, 3 तरफ टर्शरी, 4 हो तो क्वाटरनरी। तो कह रहा टर्शरी जिसको कि 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, मतलब 3 तरफ कार्बन तो है। देखो यहाँ 1 2 3 और 4 लिखा है, वही नंबर पूछ रहा है। तो है देखो इसमें देखो, इसमें एक के तरफ कार्बन है तो नहीं होगा ये। इसमें देखो, हाँ ये देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी देखो, इधर भी इधर भी इधर भी, यानी इसके तीनों तरफ कार्बन है बाबू, तो 2 नंबर होगा इसका राइट आंसर। हाँ अगर ई नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ 1 2 3 4 तरफ है बाबू, क्वाटरनरी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी, 3 तरफ कार्बन है, और 3 डिग्री पूछिए रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, आइए गुड़े रे, अगला देखना बाबू अगला बाबू क्या लिखा है रे? अगला है बाबू 37 गौर सुनना। 37 बाबू देखो क्या लिखा है रे, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी बाबू ये कंपाउंड दिया हुआ है और कहता है इस कंपाउंड का आइसोमर बताने। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2n-4 + 1, 7 तक तो यही अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई कर दो बाबू। यहाँ गौर सुनना, 2n मतलब कितना कार्बन दिया है, 1 2 3 4 सब क्लास में पढ़ाए हैं, 4 - 4 + 1
इट मीन्स बाबू दो, 4 में से 4 जाएगा 0 + 1, 2 पे बाबू 0, किसी पे भी पावर 0, यानी ये बम है, बम गिरेगा बाबू खत्म, जिस पे गिरेगा बम हो जाएगा खत्म, यानी बचेगा, अरे बाबू खत्म होकर बचेगा 1। हम जानते हैं किसी भी पावर 0 1 होता है, और 1 + 1 ये वाला बाबू, तो 1 1 2, तो इसका राइट आंसर होगा 2, राइट आंसर होगा 2 2 2 ये होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा बाबू 2, ठीक है। आइए गुड, अगला देखना बाबू क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है बाबू ये दिया हुआ है और ये दिया है, कहता है कौन सी समाव्यवस्था है। देखो इसमें एक चीज छूट गया है, यहाँ एक और कार्बन होता है, एक और कार्बन होता है, हाँ ऐसा 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ भी 4 है, देखो ना 1 2 3 4 ऐसा है ना। तो कह रहा बाबू बोला, कह रहा ये दोनों जो है बाबू कौन सी समाव्यवस्था है। समाव्यवस्था मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म है, इस मतलब दोनों दिया है कौन सा आइसोमेरिज्म है। पहला देखो ये आइसोमेरिज्म है कि नहीं, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें भी एक 4 कार्बन, इसमें भी देखो 4 कार्बन, ठीक है, इसमें भी OH इसमें भी OH, फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों दिखने में अलग है, और जिसका फॉर्मूला सेम दिखने में अलग हो तो उसी को कहते हैं समाव्यवस्था, यानी आइसोमर। इट मीन्स ये आइसोमर तो है कंफर्म, ये आइसोमेरिज्म तो है। कहता है कौन सा है, तो है देखो बाबू आइसोमेरिज्म कौन सा है, क्या कहने का मतलब समझा, मतलब ये किसके वजह से ये आइसोमेरिज्म बना, तो देख लो चेन के वजह से। क्यों, क्योंकि इस वाला पहला वाला हम देखो 4 गो, मतलब इसके चेन में 4 कार्बन है, यहाँ देखोगे तो इसके चेन में बाबू 3 कार्बन, क्योंकि तो साइड चेन बन गया, मतलब वो सर यहाँ पे चेन यानी कि श्रृंखला के वजह से सर ये समाव्यवस्था बना, इसलिए इसको कहेंगे श्रृंखला समाव्यवस्था यानी कि चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्योंकि बाबू देखो दोनों फॉर्मूला सेम था, 4 कार्बन OH OH, लेकिन इसके चेन में 4 था, इसके चेन में 3 ही था, वही चेन जो दिखने में अलग था, इसलिए दोनों कंपाउंड अलग हो गया, ठीक है गुड। अगला देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया बाबू फॉर्मूला दिया हुआ है, कहता है इसका कितना, ये दिया है फॉर्मूला, कहता है इसके कितने श्रृंखला समाव्यवस्था होंगे। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है बाबू अभी जस्ट बोले 2n - 4 प्लस, लेकिन 7 ये 8 आ गया ना बाबू, ये 8 आ गया ना, यहाँ 2 लगेगा, लगा दो बाबू 2n, n का वैल्यू है 8, 8 - 4 + 2, इट मीन्स बाबू ध्यान देना, इट मीन्स देखना ध्यान से जो बता रहे हैं, गौर सुनना, हाँ तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4 + 2, 2 पे 4 कितना, 2 पावर 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 होगा इसका राइट आंसर, प्लस जोड़ दिया बाबू अरे 2 से 16, 16 2 18, राइट आंसर 16 होगा, ठीक है 18 होगा, ठीक है गुड 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 गुड। अगला देखो हाँ आप लोगों को यहाँ गौर सुनना, इतना हो जाने के बाद हम लोग बहुत लगातार बहुत कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं ना, चलो बाबू 2-3 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, क्यों छोड़ेंगे ना आज के लिए। आइए गुड, याद ना बाबू इतना हो जाने के बाद बाबू अगला देखो कहता है कि ये फॉर्मूला दिया है बाबू कहता है इसका नाम बताएं। जानते हैं हम लोग 20 को कहते हैं आइकॉस, क्या बोलते हैं आइकॉस, यहाँ 21 है मतलब उसके आगे यूनी लगा दो, यूनी आइकॉस, और देखो 21 21 दूनी 42 और 42 दू 44, यानी 2 गुना से 2 ज्यादा, एन 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 एन, तो इसका नाम ये होगा यूनिकॉस एन। कहाँ है बाबू यूनिकॉस एन, यही होगा, ठीक है यूनिकॉस एन। अगला वो कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। कहता है कि दुनिया में कौन सा कार्बनिक यौगिक पहला, दुनिया का सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया प्रयोगशाला में। अरे मतलब कार्बनिक यौगिक मतलब इसमें कार्बन हुआ, दुनिया में कौन सा कार्बनिक यौगिक को मतलब पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आगे चेक कर लेता हूं। देखो हाँ इसके आगे बाबू ध्यान देना, इसके आगे है सब्जेक्टिव, ठीक है, जो सब्जेक्टिव बाबू आप लोगों को पूछा गया, ध्यान दो, नॉमेनक्लेचर बाबू ये सब है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर सब है बाबू, ये सब आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो अगर होगा तो बाबू कल हम लोग इसी को खत्म कर लेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए यानी कल का भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इसका सुन लो थोड़ा सी कहानी, एक बात जान लो, बर्जीलियस, क्या बोले, थोड़ा सा इसकी कहानी जान लो, लास्ट तक में थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं, बर्जीलियस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बाबू एक बात ध्यान देना, जिसे तुम लोग को एक बात पता होगा कि दुनिया बहुत कोई ना बाबू ध्यान देना, अब भ्रम में बहुत कोई जीता है। जैसे मान लो अगर हम बोल दे कि मेरे बगल में जो बाबू ऑफिस है उसमें भूत है, तो कोई जाने का कोशिश नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सौरभ भैया बोला है सच्चे में भूत होगा, कोई नहीं जाने का कोशिश करेगा, है। लेकिन बाबू अगर किसी दिन मानो कोई नहीं जानता है कि क्लास ई नहीं, डायरेक्ट कोई जानेगा, मान लो कि क्लास से ऑफिस मेरा क्लासरूम है, अगर मान लो कोई जान रहा है, अब मानो उस बच्चे को पते नहीं, पहला दिन आइए रहा है बाबू आराम से ऐसे जाकर बाबू ऑफिस में घुस गया, अब मानो 2-4 बच्चा देख लिया, बोले बाप रे भैया बोला था कि इसके अंदर भूत है, ये तो घुसा, इसको कोई भूते तो नहीं दिखाई दिया हो, भैया झूठे बोला, बोलो सब आप रूप में घुसेगा कि रहे आराम से। तो इसका मतलब भ्रम फैलाने वाला भी कोई इंसान होता है, और अगर उस भ्रम को कोई एक इंसान तोड़ देता है, बोलो धड़ल्ले से तोड़ देता है कि नहीं, तो यही सेम धड़ल्ले वाला काम देखो कौन किया,
बर्जिलियस, याद रखना, बर्जिलियस ने 1809 ईस्वी में, बर्जिलियस ने 1809 ईस्वी में गजब का भ्रम फैला दिया। क्या फैला दिया? कि दुनिया में कार्बनिक यौगिक को कोई बना नहीं सकता है, मतलब जिसमें कार्बन होगा ना उस यौगिक को दुनिया में कोई बना नहीं सकता है। वो उन्होंने भ्रम फैला दिया कि जिसमें भी इस दुनिया में कार्बन होगा उसको आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो उसको भगवान ही बना सकता है, क्योंकि भगवान के पास एगो है वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति, मतलब एगो फोर्स है, वही भगवान के पास फोर्स है, वही फोर्स की वजह से बना सकते हैं, और हम लोग इसको बना होना नहीं सकते हैं। तो 18 ईस्वी को बहुत दिन तक लोग भ्रम माना, लेकिन 1828 ईस्वी में आया वोहलर। कौन आया? वोहलर, याद रखना, वोहलर आया, और उसने बाबूड़े उसने भी बनाने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि बर्जिलियस उस समय के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, उनके बात को गलत करना बाबू बहुत बड़ा बात था। ध्यान देना रे, वो भी इन्हें कि उनके बात को गलत करना चाह रहे थे, वो ना ऐसे ट्राई कर रहे थे। किसको लेके पता है? अमोनियम साइनेट को लेके, NH3 को अमोनिया, NH4 को अमोनियम, CN को साइनाइड, अमोनियम साइनाइड को लेके क्या कर रहे थे? प्रयोगशाला में बैठ के ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन कर रहे थे, और रिएक्शन करते करते बाबू यूरिया बन गया, NH2CO NH2। अब बोले इसमें C है कि नहीं, इसमें C है कि नहीं? तो बोला, तब जाके ये वोहलर जाके बर्जिलियस को बोला कि भैया आप तो इतना दिन से भ्रम फैला के रखे थे कि दुनिया में कोई कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बना सकता है, देखिए तो हम लिए थे ये वाला कार्बन वाला कंपाउंड, इसी से देखिए तो हम ई वाला कार्बन वाला कंपाउंड बना दिए, यानी यूरिया बना दिए, हम तो बना दिए बाबूड़े। उस दिन से बाबूड़े भ्रम टूट गया, और उस दिन के बाद आप जानिए बाबूड़े, अगर एक इंसान ने अगर कोशिश कर दिया लैब में बनाने का, गलती से ही सही, तब जाकर बाबू धीरे से बाबू कार्बनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हुआ लैब में, और आज तो जानते ही हैं कि आज कार्बनिक यौगिक की संख्या अनंत है, इन्फिनाइट। डेली बाबू डेली 1-2 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज होता होगा। तो भ्रम फैलाने वाला बर्जिलियस, तोड़ने वाला वोहलर, उसके बाद सब साइंटिस्ट धरले से कोशिश किया। चलिए बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या देखो, क्या लिखा है? प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, तो इसका राइट आंसर ये होगा बाबूड़े, यूरिया। ये नहीं बोलना इससे बनाया गया, बनाया तो ये नहीं गया ना, इसके मदद से बनाया गया, बनाया ये गया, ये बना हुआ था, इसको बनाया गया। ठीक है, आइए गुड। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जो इतना देर इस क्लास को बाबूड़े कंटिन्यू किया, उसके लिए आप लोगों को एकदम बॉटम ऑफ हार्ट से थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे को जिन्होंने अपना इतने बहुमूल्य समय को कंटिन्यू यहाँ रखा, और इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद थकावट नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा अपने चेहरा पे दांत निकाल लेते हैं ना, तब और तो नहीं हंसी लगेगा, याद ना बाबूड़े। थोड़ा सा तुम लोग चूँकि चुन्नू मुन्नू है ना, एक बार थोड़ा सा बाबू हंसते हुए जाओ, ठीक है। हम लोग का आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बाबूड़े नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, मैं आप लोगों को अपकमिंग लगवा दूंगा वीडियो पे, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अब कल। आज के लिए भी के लिए इतना ही। कल शाम में 6:30 बजे लाइव, 6:30 बजे शाम में लाइव, या देखते हैं कि अगर लाइव का अचानक, क्योंकि लाइव शाम में हम लोग कल आए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो हो सकता है लाइव की टाइमिंग में चेंज भी कर दूंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। मैं कल इन्फॉर्मेशन आप लोग को जैसा होगा देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पे, ठीक है। और मैं ऐप पे भी मैसेज कर दूंगा, हमारे सौरभ ट्यूटोरियल का जो ऐप है उसमें मैं मैसेज कर दूंगा, और साथ साथ बाबूड़े मैं आपको ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहे, कल 6:30 बजे मिलिए एक और भी भयानक ज़बरदस्त, एक और भी नया कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद बाबूड़े हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग ध्यान देना, उसके बाद बाबूड़े हम लोग 2-3 क्लास के बाद बाबूड़े क्या करेंगे, जितने भी हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, सारा शॉर्ट क्वेश्चन जिसका कि PDF हम आपको दिए हैं, ये जो बच्चे नहीं, जिसको नहीं मिला है वो तो बाबू यहाँ से यूट्यूब से देख लेना, सारा शॉर्ट क्वेश्चन को और सारा लॉन्ग क्वेश्चन को और सारा ऑब्जेक्टिव को, जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जैसे कि आज ऑब्जेक्टिव हो गया बाबूड़े, आज ऑब्जेक्टिव, तो कल होगा तो लॉन्ग करवा देंगे, फिर परसों शॉर्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, ठीक है। ऐसे करके बाबू मैं आप लोगों को एकदम लगभग 15 दिन के अंदर इतना मस्त तैयार हो जाएगा बाबू तुम लोग रे, कि तुम लोग का एग्जाम अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बल्कि बेहतरीन जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में बाबू एग्जाम जाएगा हम लोगों का, बहुत अच्छा। आप लोग बस मेहनत बाबू इस तरह से करते रहें। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ
कि आप लोग के जो भी जूनियर भाई लोग होंगे उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हमारे क्लास 12 की न्यू बैच बाबू स्टार्ट हो चुकी है 7 तारीख से, यानी कि बस परसों भर क्लास, कल ही भर क्लास चला था, याद रखिएगा। यानी 7 तारीख से 7 जनवरी से बाबू हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से। ठीक है, क्लास 12 की न्यू बैच स्टार्ट हुई है। क्लास 12 न्यू बैच जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बता रहे हैं। ऑफलाइन की जो फ़ी है ना, ऑफलाइन की फ़ी भी बता देते हैं 3500 में बाबूड़े हमारा पूरा बुक अपने कोचिंग संस्थान का, और बाबूड़े साथ ही साथ क्लासरूम। ठीक है, और जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं उसको 1000 रुपया में पूरा 1 साल बाबूड़े वो लोग ऑनलाइन लाइव क्लास करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे बाबूड़े ऐप पे क्रैश कोर्स जो ज्वाइन किए थे, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि क्रैश कोर्स सर कब से करवाइएगा, वो जो क्रैश कोर्स बाकी था बाबूड़े, अब कल से हम क्रैश कोर्स भी आ जाएंगे। आज ही क्रैश कोर्स होने वाला था बाबूड़े। ये जो इतना ज़्यादा वाईफाई डिस्टर्ब कर रहा है, आज मैं ठीक करवा के कल से हम लोगों का यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा, ऐप पे भी लाइव चलेगा, 12th की न्यू बैच में भी ऑनलाइन में लाइव चलेगा, ऑफलाइन क्लासेस भी कल से चलेगी। तो आपके जो भी जूनियर भाई लोग होंगे या अगल बगल के को उन्हें इन्फॉर्म कर दिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।